नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में स्वागत है आपका। आज का हमारा यह खंड पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है, अर्थात इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़े 2019 से 2024 के पीवाईक्यू अर्थात यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का गहन विश्लेषण के साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, उसकी शुरुआत हम करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण खंड से कितने प्रश्न अमूमन पूछे जाते रहे हैं, इधर बीच इन प्रश्नों के पूछे जाने का ट्रेंड क्या रहा है, इसके साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या भी होगी। हर चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न नहीं होता है, बल्कि इस एक प्रश्न की व्याख्या में कई प्रश्न समाहित होते हैं जो आगामी परीक्षा में एक नए प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। इसकी व्याख्या पक्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ये सीरीज जो इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई है, इसका दूसरा खंड भी हम लेके आपके सामने आएंगे। इस खंड में कुछ प्रश्न सम्मिलित हैं, कुछ प्रश्न अगले खंड में सम्मिलित होंगे और दोनों खंडों के माध्यम से 2019 से 24 के सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बता दें आपको कि इस कार्यक्रम की जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप पीडीएफ के लिए वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक कमेंट में ही प्रश्न पिन होगा, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो उस प्रश्न का सही जवाब देने में आप सक्षम जरूर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह इस सीरीज के साथ। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के भाग 1 की शुरुआत हम करेंगे। इससे पहले आपको बता दें देखिए 2019 में अगर देखें तो 14 प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में 15, 2021 में 12, फिर 15, फिर 14। तो देखिए 13 से 14 प्रश्नों का एक औसत है। पर्यावरण का खंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ इन प्रश्नों के माध्यम से एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न बेसिकली किस खंड से उठाए जाते हैं, उन खंडों को भी आप देखें। इन प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रायिकता है, जिस जिस सेक्शन से ये प्रश्न उठाए जाते हैं, उस सेक्शन में अगर कोई नया बदलाव हुआ है तो वहां जाकर आप इसको गेस कर सकते हैं कि इस क्षेत्र से प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण से एक और आपको चीज जानी जरूरी है कि जो जितने नए अपडेट होते हैं उनको भी आपको तैयार रखना है। तो इस सीरीज से आप पुराने प्रश्नों से आप ये तय कर पाएंगे कि आपकी दिशा क्या होने वाली है। इसके अलावा जो नए अपडेट होते हैं उसी दिशा में चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इन प्रश्नों के साथ साथ इनकी व्याख्या भी होगी और कोशिश करिएगा कि हमारे इस प्रश्न को सॉल्व कराने के साथ साथ पहले ही आप इसका उत्तर खुद भी देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला कथन है, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। चौथा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। अब आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं। तो यहां सही कथन का चयन करना है, तो एक एक पे विचार करते हैं। तो देखिए अगर पहले कथन की बात करें तो राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन्य का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है, तो देखिए ये सही नहीं है। कौन बनता है नियंत्रक प्राधिकारी? तो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तो जी हाँ, जब भी कोई क्षेत्र अगर कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है तो वहां पर शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। बिल्कुल आप यहां पर जाकर इस तरह की गतिविधि कर सकते हैं। लेकिन चौथा कथन कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति जब कोई जगह कम्युनिटी रिजर्व होगी तो वहां पर नहीं होती है। तो इस लिहाज से आपका जो सही कथन होगा, इसमें से पूछ रहा है कितने। देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जब भी पूछा जाए कितने तो वो नंबर पूछ रहा है, कितने का मतलब हाउ मेनी पूछ रहा है। तो इसमें से दो कथन आपके सही हो रहे हैं। कौन कौन से सही हो रहे हैं? दूसरा और तीसरा। तो इसकी संख्या कितनी हुई? एक ये हो गया, तो ये हो गया। तो कितने कथन सही हुए? तो केवल दो कथन सही हुए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द से आप एक एक नंबर पिछड़ सकते हैं। तो ऐसे में जब भी कितने पूछे जाए तो आप नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ जो आंसर्स हैं उसके हिसाब से टिक लगाएंगे। तो देखिए बी विकल्प सही था। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 36C कहती है कि राज्य सरकार
जहां भी कोई समुदाय या किसी व्यक्ति ने वन्य जीव और उसके आवास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से काम किया है, किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को अगर राष्ट्रीय उद्यान वो है या फिर वो अभयारण्य घोषित है या संरक्षण रिजर्व के रूप में अगर वो शामिल है, तब तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन अगर इन श्रेणियों में वो भूमि सम्मिलित नहीं है तो ऐसी दशा में धारा 36C वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की ये अधिकार देती है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, समुदाय यहां पर आरक्षित होना चाहिए अर्थात कम्युनिटी रिजर्व के रूप में उस जगह को घोषित कर सकती है। अब इस अधिनियम की धारा 36D कहती है कि राज्य सरकार एक कम्युनिटी रिजर्व प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिसमें एक प्राधिकारी की बात की जा रही थी। तो देखिए यहां पर प्राधिकारी नहीं बल्कि जो राज्य सरकार होगी वो एक कम्युनिटी रिजर्व जो एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी, उसके द्वारा उसके गठन के माध्यम से यहां का देखरेख किया जाएगा, जो कि इस कम्युनिटी रिजर्व में, इस सामुदायिक रिजर्व में संरक्षण का काम करेगी, इसके रखरखाव का काम करेगी, इसके मैनेजमेंट को देखने के लिए जिम्मेदार होगी। तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया था, क्योंकि वहां पर एक प्राधिकारी की बात की गई थी। इसके अलावा एक वन को एक समुदाय प्रारक्षित घोषित करने के बाद अर्थात एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने के बाद वहां के लोगों को शिकार करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए आपका कथन 2 सही था। अगला कथन था कि लोग गैर इमारती लकड़ी वहां पर जाके बुन सकते हैं कि नहीं बुन सकते, तो बिल्कुल गैर इमारती वनोपज एकत्र कर सकते हैं, कथन 3 भी सही था। और झूम खेती जैसी कृषि पद्धतियों के लिए लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, जो कि पारंपरिक कृषि की एक पद्धति होती है, तो इसलिए आपका चौथा कथन सही नहीं था। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिशुधानी स्तनी अर्थात मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। दूसरा कथन कहता है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही है। विकल्प आपके सामने ये 4 दिए हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यह कह रहा है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको दोनों कथनों को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद विचार करना चाहिए। तो देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि शिशुधानी स्तनी अर्थात मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। तो देखिए मार्सुपियल का उदाहरण है कंगारू। कंगारू क्या भारत में पाया जाता है या इस टाइप के मार्सुपियल पाए जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो ये कथन आपका सही है। तो इसमें पहला कथन जो था आपका, क्षमा करिएगा, ये कथन गलत है क्योंकि केवल यहां पर लगा दिया है। केवल ये इस जगह पर नहीं पाए जाते हैं, दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं, ये वनीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तो यहां पर सही पहला है और दूसरा आपका गलत है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो सी विकल्प सही होगा। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए जैसे मार्सुपियल का उदाहरण आप यहां देख रहे हैं, ये कंगारू है। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत होती है कि इनके जो पेट में आप देखेंगे तो एक थैली होती है और जब इनका छोटा बच्चा जो होता है उसी थैली में रहता है। यहां पर आप देख रहे हैं इनका छोटा बच्चा इसी थैली के अंदर, यहां पर मां से अपने पेट से उनके स्तनों से जुड़ा होता है और ये नवजात शिशु जो होता है इसी में रहता है। तो देखिए ये जो मार्सुपियल होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये मार्सुपियालिया वर्ग के सदस्य होते हैं। समय से पहले जन्म और मां के निचले पेट पर स्तन से जुड़े होते हैं, वहीं पर ये बड़े होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वयस्क मादाओं में शिशुधानी होती है। शिशुधानी मतलब जहां पर ये रहते हैं, जो थैली होती है। युवा शिशुधानी स्तनी, जिन्हें जायज कहा जाता है, अपना अधिकांश प्रारंभिक विकास अपनी मां के शरीर के बाहर एक थैली में करते हैं। अब शिशुधानी स्तनी भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, इसलिए यहां से जो पहला कथन था आपका सही था। धानी की 330 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 330 से ज्यादा प्रजातियां हैं। जैसे एक बैडीकूट होता है, वो कहां पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। इसी तरह से कोआला होता है, ये वर्षा वनों में पाया जाता है। तो इसी प्रकार इसकी 330 से अधिक प्रजातियां होती हैं। उनमें लगभग 2/3 कहां पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जबकि मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अन्य प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में ये ज्यादा पाई जा रही हैं, इसलिए कथन 1 आपका सही था। भारत में ये नहीं पाई जाती है। हालांकि जो शिशुधानी स्तनी है, ये विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वनों में भी पाए जाएंगे, रेगिस्तानों में भी पाए जाएंगे, वुडलैंड्स में भी पाए जाएंगे। ये केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के मैदानों में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये वनीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए शिशुधानी स्तनी की कुछ आबादी वर्षा वनों में भी पाई जाती है, रेगिस्तानों में भी पाई जाती है, वुडलैंड्स और सवाना में भी पाई जाती है। इसलिए आपका कथन 2 सही
नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला है सिंह पुक्षी मकाक, दूसरा है मालाबार सिवेट, तीसरा है सांभर हिरण। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं। रात्रिचर का मतलब हुआ कि जो रात्रि में ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। विकल्प आपके सामने है, इसमें से बताना है कि केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो देखिए सिंह पुक्षी मकाक की अगर बात करें तो ये रात्रिचर नहीं है। सांभर हिरण की बात करें तो ये भी पूरी तरह से रात्रिचर नहीं है। मालाबार सिवेट यहां पर सही ऑप्शन है, तो आपका विकल्प एक, केवल एक सही होगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए सिंह पुक्षी मकाक की अगर बात करें तो रात्रिचर प्राणीजात नहीं है। ये एक वृक्षवासी और दिनचर प्राणी है। इसका मतलब दिन में एक्टिव रहता है, रात में ये पेड़ों पर जाकर आराम करता है, सोता है। और आमतौर पर उच्च वर्षावन के जो कैनोपी होती है वहां पर ही ये रहता है। और ये मकाक प्रादेशिक होने के साथ साथ संचरणशाली जानवर भी है, इसलिए कथन एक आपका सही नहीं था। सिंह पुक्षी मकाक क्या होता है? रात्रिचर प्राणीजात नहीं होता है। इसके अलावा मालाबार सिवेट की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये क्या होता है? रात्रिचर प्राणीजात होता है। रात में ही ये एक्टिव होता है। एक छोटा मांसाहारी स्तनपायी होता है और मूलतः भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मालाबार सिवेट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? तो एकांत में रहना ये पसंद करता है। गोपनीय अर्थात इन्हें वनों में खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये छुप के रहना पसंद करता है और इसका रात्रिचर व्यवहार शिकारियों से बचने में इसको मदद करता है, इसलिए दूसरा कथन आपका सही था। तीसरे की बात करें सांभर हिरण की, सांभर हिरण क्या है? सांध्यकालीन और रात्रिचर होता है, लेकिन और सुबह और शाम के समय ज्यादा एक्टिव होता है। रात में चलता है, एक्टिव होता है, लेकिन ज्यादा एक्टिव कब होता है? सुबह और शाम होता है। तो ये कहना कि रात्रिचर है, रात्रिचर जो होगा वो रात में ही एक्टिव होगा, ये रात दिन सब में एक्टिव हो, इसलिए तीसरा सही आपका नहीं है। इसलिए विकल्प ए केवल आपका दूसरा ही था सही होगा। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको बताएं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज 2025 के साथ आप जुड़े दृष्टि आईएएस के साथ, ताकि आपकी परीक्षा की राह आसान हो सके, क्योंकि इसकी विशेषताएं आपको आसान करेंगी आपके राह को। उसमें आपको व्यापक कवरेज होगा, विषयवार मूल्यांकन किया जाएगा, विस्तृत विवरण होगा इसमें, और इस टेस्ट सीरीज का माध्यम आप बना सकते हैं हिंदी, ताकि आपकी सफलता आसान हो सके। और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप इसके विषय में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी करना होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? वैगल डांस करता है। दोलन आप जानते हैं ना, घड़ी की जो पेंडुलम होती है वो क्या करती है? इधर जाती है, इधर आती है। तो उसी प्रकार घूम के दोलन नृत्य करना किस जीव की विशेषता है, आपसे पूछा जा रहा है। तितली, व्याध पतंग जिसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, मधुमक्खी या बर्र? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को यह बताने के लिए कि जो उसका खाद्य पदार्थ है वो कहाँ है, वो अपने दोलन की दिशा से बता देती है कि अमुक जगह पर हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो स्थित है। ये क्या करती है? आठ की तरह ये अपनी गति करती है, इसी आकार में ये अपनी गति करती है और आठ का पैटर्न को ये फॉलो करती है। और गुरुत्व के सापेक्ष इसकी गति का जो कोण होगा सूर्य के सापेक्ष खाद्य स्रोत की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से ये डिनोट कर देती है अपने साथियों को कि खाद्य पदार्थ कहाँ स्थित है। इसके अलावा ये सीधी गति की अवधि को, छत्ते से भोजन के स्रोत को भी इंगित करता है, मतलब इस डिस्टेंस को, उसकी जगह को, ये सारी चीजें पता चलती हैं इसके दोलन गति से। इसके साथ ही समझ जाते हैं इसके दोलन की गति करने के तरीके से कि खाद्य पदार्थ कहाँ स्थित है। वृद्ध मधुमक्खियों की तुलना में जो युवा मधुमक्खियां होती हैं उनके द्वारा दोलन जो नृत्य किया जाता है उसमें त्रुटि ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजेड मधुमक्खियां होती हैं वो काफी ट्रेंड होती हैं इस चीज को बताने में, इस मैसेज को कन्वे करने में। और ये सांस्कृतिक रूप से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियां पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को, इस आर्ट को सिखाती हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए जो युवा मधुमक्खियां होती हैं वो इसमें उतनी ट्रेंड नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो इस चीज को सीख जाती हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसमें ट्रेंड करती हैं। तो इससे पता चलता है क्या कि युवा मधुमक्खियां वृद्ध मधुमक्खियों से इस चीज को सीखती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। दूसरा है वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट जिसको कहा जाता है, और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। तीसरा है वे सर्वभक्षी होती हैं। अब आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। हर कथन पर आपको विचार करना होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो कथन है, पहला, वे भूमि में बिल बनाकर रहती हैं। किसकी बात की जा रही है? भारतीय गिलहरियों की। तो देखिए भूमि में बिल बनाकर नहीं रहती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं? ये घोंसले बनाती हैं पेड़ों के ऊपर। तो ये कथन आपका गलत हो गया।
अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं, तो नहीं भाई, भूमि के अंदर भी जमा करती हैं, घोंसलों में भी रखती हैं, तो ये कहना भी ठीक नहीं है। सर्वभक्षी होती हैं, ये बात सही है। तो इसमें से पूछ रहा है कितने, हाउ मेनी, तो केवल एक सही है, तीसरा सही है कथन। लेकिन नंबर पूछ रहा है, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। कितने पूछ रहा है तो एक केवल सही है, तो एक का मतलब केवल एक, ये मत समझिएगा कि केवल एक पहला। कितने पूछ रहा है तो कितने जहां भी रहेगा, आप जब भी इससे चूकेंगे तो गलत करेंगे। केवल एक मतलब तीसरा सर्वभक्षी वाला आपका ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या है, भारतीय जो गिलहरियां होती हैं, आप यहां चित्र में देख सकते हैं, ये क्या करती हैं, पेड़ों के ऊपर शीर्ष पर घोंसला बनाती हैं जैसे पक्षी बनाते हैं, इसलिए कथन एक आपका सही नहीं है। वहां पर यह कहा गया कि वो जमीन के अंदर बिलों में रहती हैं। भारतीय गिलहरियां अपने घोंसले में भोजन संग्रहण करती हैं, और जमीन पर रहने वाली गिलहरियां अपने भोजन का संग्रहण करने के लिए भूमिगत बिलों के अंदर अलग अलग स्थान पर बनाती हैं। तो दो सही नहीं था। भारतीय गिलहरियां क्या होती हैं, सर्वाहारी होती हैं। मुख्य रूप से ये कीट पतंगों को नहीं खाती हैं, मेवे वगैरह ही खाती हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या करती हैं, कीट पक्षियों के अंडे भी खा जाती हैं, इसलिए कथन 3 आपका सही है। सर्वभक्षी होती हैं, विशेष परिस्थितियों में ये उन चीजों को भी खा लेती हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक कवक है, दूसरा यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, तीसरा यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब इसमें से कौन सा या कौन से सही है या है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, इस चीज को आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें तो ये एक कवक है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, यह भी सही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, यह कथन आपका सही नहीं है। तो पहला और दूसरा, इस लिहाज से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है सी। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। देखिए ये मशरूम एस्कोमाइकोटा के परिवार के मोरचेलासी में कवक की ही एक प्रजाति है, इसलिए ये आपका सही हो गया पहला। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, इसकी खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती है। अब ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू कश्मीर की तलहटी में उगते हैं, तो ये कहना कि पूर्वोत्तर में ये सही नहीं था, इस लिहाज से सी विकल्प आपका सही हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा विकल्प ए। गोल्डन महासीर क्या है, गोल्डन महासीर एक मछली है, दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और शिर, मतलब मछली और शेर, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको जो शेर, जिसको बाघ भी कह लीजिए, माही, माही और सीर, माही का मतलब मछली होता है, और ये एक बड़ी साइप्रिनिड है और ताजे जल की स्पोर्ट मछलियों में सबसे कठोर इसको माना जाता है। ये क्या होती है, जो गोल्डन महासीर है, इसके शरीर का रंग पृष्ठ की तरह क्या होता है, सुनहरा होता है, गोल्डन कलर की, ये चित्र में आप देख सकते हैं। और इसके पंख जो होते हैं ये लाल और पीले रंग के होते हैं, ये रंग बिरंगे तरीके की होती है, स्पोर्ट फिश के रूप में इसको जाना जाता है। इसके शल्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे और शक्तिशाली होते हैं। होठ जो होते हैं इसके, ये भी होते हैं अपेक्षाकृत लंबे, बारबल्स होते हैं मुंह के सामने, संवेदी बाल जैसा एक अंग होता है, लंबे ये होते हैं काफी बारबल्स। और इसकी विशेषता ये है कि ये एक संवेदनशील प्रजाति है। इसका मतलब कि अगर जल का पर्यावरण थोड़ा भी परिवर्तित होता है तो ये उससे प्रभावित होते हैं। तो जल में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं, वो इससे पता चलता है। तो पर्यावरण में परिवर्तन अगर होगा तो ये उसको सहन नहीं कर पाते हैं, कठिन परिस्थिति को। विश्व में जो मौजूद है महासीर, उसकी 47 प्रजातियां जो है विश्व में मौजूद है, उसमें से 15 प्रजातियां आप देखेंगे कि भारत में पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही था। महासीर की बात की जा रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप मतलब जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो करते हैं। विकल्प आपके सामने है, अल्फा अल्फा चौलाई जिसको एमरंथ कहते हैं, चना चिकपी, तिपतिया घास जिसको क्लोवर भी कहते हैं, कुल्फा परसलेन भी कहते हैं, पालक। अब इन सारे विकल्पों पर विचार करिए और बताइए कि नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर सारे विकल्पों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा इसमें अल्फा अल्फा जो है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण बिल्कुल करता है। इसके अलावा चना ये भी करता है, इसके अलावा तिपतिया घास ये भी करती है। लेकिन आप देखेंगे जो दूसरा चौलाई नहीं होगा, पांचवा भी नहीं होगा और छठा भी नहीं होगा। तो पहला और इसके अलावा तीसरा और चौथा, तो इस लिहाज से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देख लीजिए। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया जिसमें कि नाइट्रोजन
मुक्त होता हो, नाइट्रोजन मुक्त होने का कारण बनता हो, उसको क्या कहा जाएगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाएगा। नाइट्रोजन हवा में मौजूद क्या होती है? अपेक्षाकृत एक अक्रिय गैस होती है, जो कि रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर ज्यादा प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में देखी जा सकती है, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स अथवा नाइट्राइट का निर्माण करती है। अब दो प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों को मान्यता दी गई है, मतलब दो प्रकार से ये आप देख सकते हैं, जैसे मुक्त जीवित गैर सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे पारस्परिक सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर पहले के अंतर्गत आप देखें जिसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ दिए गए हैं, और पारस्परिक सहजीवी बैक्टीरिया में जैसे कि राइजोबियम आता है, यहाँ पर भी अन्य नाम दिए गए हैं। ये इसकी श्रेणी है। अगला प्रश्न है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? विकल्प आपके सामने है, ये काफी चर्चित पद्धति है। पहला है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, दूसरा है आनुवांशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, चौथा है डी ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। देखिए मियावाकी पद्धति जो है, अगर इसकी बात की जाएगी तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। इस पद्धति का इस्तेमाल करके हम कम समय में ज्यादा वनीकरण कर पाते हैं, इसलिए ये पद्धति काफी चर्चा में रहती है। और इसका जो नाम रखा गया है, एक वैज्ञानिक थे अकीरा मियावाकी, उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम पड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मेथड होता है कि इससे में काफी कम समय में हम जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये कारगर पद्धति है। और इस योजना ने घरों के आगे या पीछे जो खाली जगह होती है, जो बैकयार्ड्स होते हैं, उसको छोटे बागानों में कन्वर्ट करने में ये पद्धति काफी उपयोगी होती है। शहरी वनीकरण की अवधारणा में इस पद्धति ने क्रांति ला दी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अगर मियावाकी पद्धति को आप सर्च करिएगा, पढ़िएगा, इससे संबंधित कुछ तथ्य मिलते हैं, नए तथ्य मिलते हैं, तो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार वनों का जो हम कह सकते हैं सांद्रण है वो कम हो रहा है। इस लिहाज से ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। इस पद्धति में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगा दिए जाते हैं, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इस तरह से इस पद्धति में जो सघनता होती है वो काफी जल्दी से बढ़ती है और सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से ये रोकते हैं। इससे क्या होता है, धरती पर जो खरपतवार होते हैं तो उग ही नहीं पाते हैं, और खरपतवार ही नाश करता है, काफी पौधों को नुकसान पहुंचाता है, तो खरपतवार उग ही नहीं पाता है। और 3 वर्षों के पश्चात इन पौधों के देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और पौधे जो होते हैं उनकी अगर वृद्धि देखेंगे तो वो 10 गुना तेजी से वृद्धि होने लगती है। परिणाम क्या होता है, वृक्षारोपण सामान्य स्थिति से भी 30 गुना अधिक सघन हो जाता है, और जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में आप देखेंगे तो 200 से 300 वर्षों का समय लगता है, और जब मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल होता है तो 20 से 30 वर्षों में ही ये जंगल अपने सघन रूप में सामने आ जाते हैं। तो काफी ये उपयोगी पद्धति है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्द्र भूमि या झील है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दिखाई गई है। होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्थामकोत्ता झील तमिलनाडु। अब इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब में है, नहीं है, गलत है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल सही है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा सही है, सस्थाकोंता झील तमिलनाडु, क्या ये सही है? अब आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए अगर 10वें इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें 2 सही हैं केवल, दूसरा और तीसरा ये भी सही नहीं है आपका। तो यहां पर आपके केवल दो कहां पर दिया हुआ है? तो बी विकल्प में आपका दिया हुआ है, तो 10वें का बी विकल्प सही हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है यहां भी कितने सही सुमेलित हैं, तो 2 इसमें सही सुमेलित हैं। अब बाकी जो सही सुमेलित नहीं है उनको देख लीजिए, पहला और चौथा। तो होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। इसके अलावा सस्थामकोत्ता झील कहाँ है? तो केरल में है, और इन दोनों की स्थिति यहाँ पर क्या दी गई है? एक की पंजाब, एक की तमिलनाडु, तो ये है जम्मू कश्मीर में और ये है केरल में, तो ये इसका सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? विकल्प ए कार्बन चक्र, विकल्प बी नाइट्रोजन चक्र, विकल्प सी फास्फोरस चक्र, या विकल्प डी सल्फर चक्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फास्फोरस चक्र। व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए जो फास्फोरस चक्र है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ होता है? तो ये चट्टानों में होता है, फिर चट्टानों से फिर ये अपक्षयित होता है, फास्फेट के रूप में फास्फोरस को ये चट्टान संचित किए होते हैं, फास्फेट के रूप में वहां पर पाया जाता है। फिर फास्फोरस चक्र के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो चट्टानों का जब क्षय होगा तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फेट क्या होगी, भूमि पर जल में घुल जाएगी, और उन्हीं पादपों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर ये क्या होगा, पौधों की जड़ों द्वारा इसका अवशोषण होगा,
और शाकाहारी या अन्य जानवर क्या करेंगे, इन्हीं तत्वों को, इन्हीं पौधों को फिर से खाएंगे। तो पादपों से फिर ये चला आया खाने वाले लोगों में। फिर कचरा उत्पाद और मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस फिर से मुक्त होता है। तो कार्बन चक्र की भांति आप देखेंगे पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए आपका विकल्प क्या हुआ है, सी सही है। तो इसलिए फास्फोरस चक्र यहां पर सही उत्तर हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी या डेट्राइटिवोर है, डेट्राइटिवोर है। इसमें से पूछ रहा है क्या है ये, अपरदाहारी। इसको समझेंगे, पहले विकल्प देख लीजिए। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, काष्ठयूका। अब इसमें से आपको बताना है कि इन सब में से कौन कौन से जीव जो है वो अपरदाहारी हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो इसका सही विकल्प है वो है आपका केचुआ है इसमें, इसके अलावा सहस्त्रपादी भी है, इसके अलावा काष्ठयूका भी है। तो पहला, तीसरा और पांचवा तो सही है, तो विकल्प आपका हो जाएगा सी सही। लेकिन बाकी ये आपके नहीं है, तो व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर सी है आपका। अब ये क्या होता है, अपरदाहारी की अगर बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधे या जानवरों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। कोई पदार्थ, कोई जानवर सड़ गया, मर गया, तो उसको भोजन के रूप में खाते हैं। और ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, और बड़े जीव जैसे कि कवक, केचुआ, कीड़े, सहस्त्रपादी, ये बड़े जीव हैं। और कुछ क्रस्टेशियन भी हैं जैसे कि काष्ठयूका, इस कैटेगरी में शामिल है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। निम्नलिखित समूहों में से इनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। विकल्प ए नाइडेरिया, विकल्प बी कवक या फंजाई, विकल्प सी आदि जंतु या प्रोटोजोआ। अब इस कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आप चयन करना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें, सहजीवी संबंध बनाने की जब बात होगी तो नाइडेरिया भी बना सकता है, कवक भी बना सकता है और प्रोटोजोआ भी बना सकता है, इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा। तो ये तीनों ही बना सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है, जिसमें कि दो लोगों के बीच में परस्पर आदान प्रदान की क्रिया होगी, एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। ये दो प्राणियों में परस्पर लाभजनक या आंतरिक साझेदारी की प्रक्रिया होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की प्रक्रिया होती है। ये दो पौधों या दो जंतुओं के बीच भी हो सकती है, या पौधे और जंतु के पारस्परिक संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है। अब अधिकांश जो कवक होते हैं वो भी परपोषित होते हैं, जैसे शैवाल या लाइकेन के साथ, उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर ये रहते हैं, तो ये कवक सहजीवी कहलाते हैं। इस प्रकार के जो कवक होंगे वो सहजीवी कहलाएंगे। नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, इसमें कि मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन ये सब आते हैं। नाइडेरिया और शैवाल, इनके बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। साथ ही दीमक का प्रोटोजोआ के साथ सहजीवी संबंध होता है। इसे कीट की आंत में, ये क्या करते हैं, कीट की आंत में रहते हैं, तो दीमक अपना भोजन सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त करता है इस प्रोटोजोआ से, और इसे पचा पाने की क्षमता चूंकि इसमें नहीं होती है, तो प्रोटोजोआ के भीतर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता से लाभान्वित होता है, तो ये एक दूसरे से भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन सब में यह सहजीवी संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। विकल्प आपके सामने है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापिंगकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसमें से आपको बताना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कहां पर पूछ रहा है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो देखिए पहले तो आपके दिमाग में यह पता होना चाहिए कि कावेरी बेसिन में इनमें से कौन कौन सा क्षेत्र है, कावेरी बेसिन है कहां पर, इन सारी चीजों को भी आप देख लीजिए। कावेरी बेसिन को पढ़ लीजिए, उसके संबंध में समझ लीजिए, बेसिन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। इन सारी चीजों को भी आप साथ साथ देखते रहें ताकि आपके ज्ञान का दायरा लगातार बढ़ता रहे। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है कावेरी बेसिन में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये नहीं है। सत्यमंगलम बाघ है, उसके बाद वायनाड भी है। अब देखिए ये इसमें कौन सा नहीं है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो इस लिहाज से आपका विकल्प सी सही होगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कर्नाटक में कावेरी बेसिन में स्थिति है। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसको जाना जाता है। कावेरी नदी बेसिन में अन्य जो स्थित महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं तो उसमें बांदीपुर भी आता है, मुदुमलाई बाघ बाघ आरक्षित क्षेत्र भी आता है, वायनाड भी आता है और सत्यमंगलम भी आता है। इस लिहाज से आपका विकल्प 1, 3 और 4 सही था। पापीकोंडा की बात कर लें तो इसकी स्थिति कहां है, तो आंध्र प्रदेश और साथ साथ तेलंगाना में इसका विस्तार है।
तो ये गोदावरी बेसिन में बेसिकली स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में भी है, तेलंगाना के खम्मम जिले में भी विस्तृत है। तो गोदावरी नदी बेसिन में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, आंध्र और तेलंगाना में इसका विस्तार है, इसलिए ये उसमें सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, जीव सिकाडा या साइकेडा, मंडूक, फुदक, फ्रॉगहॉपर और ताल विसर्पी यानी पॉड स्केटर ये क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये पक्षी हैं, मत्स्य हैं, कीट हैं या सरीसृप हैं। तो देखिए ये जो भी नाम आपके सामने लिए गए हैं सभी के सभी क्या हैं? ये कीट है। तो सी विकल्प आपका सही हो गया। व्याख्या देखते हैं तो देखिए ये एक एक करके देखते हैं। सिकाडा की अगर बात करें, साइकेडा या सिकाडा, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ये अपना अधिकांश जीवन क्या करता है? भूमिगत रूप में बिताता है, भूमि के नीचे रहता है। निम्फ के रूप में बिताने के साथ पेड़ की जड़ों से क्या करेगा? रस चूसेगा। यहाँ चित्र को आप ठीक से देख ले, ये पेड़ की जड़ों से क्या करता है? रस चूसने का काम करता है। और जो नर इसमें होगा, उस नर में अपने ये जो झिल्लियां होती हैं इसको हिलाकर एक प्रकार की गुनगुनाने की आवाज निकालता है, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है। तो सिकाडा क्या है? कीट है। इसके अलावा फ्रॉग हॉपर की बात कर ले तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये सुपर फैमिली सर्कापोइडिया से संबंधित ये भी एक प्रकार का कीट है। शीर्ष पर नुकेले होते हैं इसके, और इसके शरीर का मध्य भाग संकीर्ण होता है, मतलब आगे पतला है और बीच में संकीर्ण भाग है, और कूदने वाले मेढक की तरह ये दिखाई देता है। इसके अलावा पॉड स्केटर, जिसे वाटर स्ट्राइडर भी कहा जाता है, ये क्या होता है? लंबे पाद युक्त कीट होते हैं, मतलब इसका पैर लंबा होता है और ये जल की सतह पर रहते हैं। हेमिप्टेरा वर्ग से इनका संबंध है, जिसमें कि एफिड्स, बेड बग्स और सिकाडा भी शामिल होते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या थे? कीट थे। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश दिया है, प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु दिए हैं, विकल्प आपके सामने हैं। ब्राजील, इंड्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। अब इन युग्मों में से आपको बताना है कि कितने, फिर यहाँ कितने पूछा है, ध्यान देंगे, कौन नहीं पूछा है, कितने पूछा है। तो आपको बताना है कि इन युग्मों को देख के कि कितने इनमें से सही हैं। तो यहां पर अगर एक एक पर हम विचार करें तो हमको सही उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, अगर इसको देखेंगे आप तो इंडोनेशिया, ब्राजील, एंड्री बिल्कुल नहीं। एंड्री कहां है आपको पता होना चाहिए, तो एंड्री बेसिकली होता है मेडागास्कर में, तो ये आपका गलत हो गया। इंडोनेशिया, एल्क, ये भी सही नहीं है। एल्क की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में, मध्य एशिया में ये होता है, ये भी गलत हो गया आपका। मेडागास्कर, बोनोबो दिया है, तो बोनोबो की अगर बात करेंगे तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों के तीनों आपके गलत हो गए, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं, देखिए एंड्री मेडागास्कर का स्थानिक है, क्योंकि स्थानिक पूछा था। ये जंतु मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी भाग में मिलते हैं, एक संकटग्रस्त प्रजाति भी है, तो एक सुमेलित नहीं था। एल्क, लाल हिरण की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। पारंपरिक रूप से इसकी सीमा क्या है? नॉर्वे में 65 डिग्री उत्तर से लेकर अफ्रीका के 33 डिग्री उत्तर तक पाया जाता है। एल्क की बात करें तो आयरलैंड, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया गया है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। बोनोबो की बात कर लें तो केवल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के दक्षिण में स्थित जंगलों में देखा जा सकता है, 3 भी सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका डी विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा कह रहा है कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। अब उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा सही है? विकल्प के आधार पर आप चयन आपको करना है। तो देखिए, अगर तीनों विकल्पों को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, बिल्कुल चीता को आपने कभी दहाड़ता देखा है, सुना है? नहीं दहाड़ता है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, इसलिए ये गलत है। पहला और दूसरा केवल सही है, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। इस लिहाज से आप देखें व्याख्या पक्ष को, तो देखिए सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, वो किसी भी ऋतु में प्रजनन के लिए वो कर सकता है। मादा सिंह लगभग हर 2 वर्ष में गर्भ धारण करती है, इनका औसत गर्भ धारण 3 से 4 महीने का होता है। आमतौर पर 1 से 4 शावकों की इनकी सीमा होती है, ये कथन एक सही है। चीते गुर्राने वाली बिल्लियों के उप समूह से संबंधित है, इसीलिए ये दहाड़ते नहीं है, गुर्राने का काम करते हैं, तो इसलिए आपका क्या था? दूसरा भी सही हो गया था। दहाड़ने वाली बिल्लियों में अगर बात करेंगे तो सिंह, बाघ, जगुआर और तेंदुए ये एक आते हैं, इसमें एक अपूर्ण रूप से अस्थिकृत कंठिका पाई जाती है, मतलब हर्ड पाया जाता है, जो कि इसी के माध्यम से दहाड़ने में ये सक्षम हो पाते हैं, लेकिन गुर्राने में नहीं, इसलिए कथन 2 भी सही था। नर और मादा तेंदुए दोनों ही अपने क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए क्या करते हैं? मूत्र की गंध का उपयोग करते हैं, उनका जो यूरिन होता है उसके गंध के माध्यम से
वो क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र को अपना एरिया बताते हैं। उस एरिया की गंध से पता चलता है कि ये उस तेंदुए का क्षेत्र है, उस तेंदुए का क्षेत्र है, तथा ये गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये थोड़ा सा व्याख्या और रह गई है। तो तेंदुए अक्सर क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में घूमते समय अपने चेहरे तथा गर्दन को वनस्पति पर रगड़ते हुए भी देखे जाते हैं। हाँ, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि जो तेंदुए होते हैं वो चेहरा और गर्दन को वनस्पतियों पर रगड़ते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, ऐसा करके तेंदुआ अपनी ग्रंथियों के स्राव के माध्यम से दूसरे तेंदुए को संदेश पहुंचाता है। उनके शरीर से जो कह सकते हैं उनका पसीना हो गया या उनके मूत्र के माध्यम से हो गया, तो ये अपना एरिया भी घोषित करते हैं और दूसरे तेंदुए को एक मैसेज भी देते हैं। इसलिए भी ये टेंडेंसी इनके बीच में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन के दृष्टि आईएएस की तरफ से चलाए जा रहे बैच के माध्यम से आप इस सफलता को आसान कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार देखने की सुविधा और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहां आपको मिलेगी। इसके अलावा इसके लिए अगर विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 नंबर है, इस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप इसके लिए डाउनलोड करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब क्या है, तो ये अंजीर, बी महुआ, सी चंदन या सेमल सिल्क कॉटन। तो इसका सही जवाब देखिए ए अंजीर होगा। अंजीर के वृक्ष की ये सारी विशेषताएं हैं। जो अंजीर का पेड़ होता है जिसको फिकस माइक्रोकार्पा कहते हैं, अपनी वायवीय मूल के लिए प्रसिद्ध है, शाखाओं से अंकुरित होता है और अंततः धरातल तक पहुंच जाता है। इस वृक्ष का कीट के साथ भी एक अद्वितीय संबंध होता है। इसी वृक्ष का एक विशेष प्रकार का कीट है जो इसके साथ ही विकसित होता है, इसी के साथ वो भी डेवलप होता रहता है और एकमात्र कीट है जो इसे परागित भी कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। कीट के शरीर का आकार और माप अगर बात करेंगे तो अंजीर के फल के समान ही होता है। जैसा अंजीर का फल होता है गोल गोल, वैसे ही कीट भी होता है। तथा अंजीर की प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट परागणकर्ता कीटों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट सुगंध उत्पन्न करती है। मतलब अंजीर में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि उससे जो गंध निकलती है उससे ये कीट आकर्षित होता है और ये कीट यहाँ पर आएगा और उसको वो क्या करेगा, परागित भी कर सकता है। तो ये विशेष कीट इसी पर पाया जाएगा, इसकी गंध से आकर्षित होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला तितली, दूसरा मत्स्य, तीसरा मंडूक या मेढक। उपर्युक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? अब देखिए, इसमें से आपको बताना है कि तितली, मत्स्य मतलब मछली और मेढक, इसमें से कौन कौन है जो विषाक्त है। विषाक्त का मतलब जिसमें कि जो विषैले हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये तीनों ही, आपने तितली को आप सोच रहे होंगे कि ये विषैली कैसी होगी, तो बिल्कुल तितली की भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैली होती हैं, मछली की भी कुछ ऐसी प्रजातियां जो विषैली हैं और मेढक की भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैली हैं। तो ये तीनों ही, अर्थात आपका सी विकल्प यहां पर सही होगा। तो 19 का सी विकल्प, तीनों ही विषैली जातियां होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई तितली ऐसी होती हैं जो जहरीले रसायन जो होते हैं उनके अंदर होते हैं। इनके चमकीले रंग शिकारियों को खतरे के प्रति आगाह भी करते हैं। रेड लेसविंग को पराग से लंबा जीवन और विष दोनों ही मिलते हैं, ये उसी की कैटेगरी है। तथा पैशन फ्लावर को ग्रहण करने से यह कैटरपिलर की तरह विष का संग्रहण करते हैं। इनके शरीर में पराग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड नामक विषाक्त पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। मत्स्य की विभिन्न प्रजातियों में भी आपको जहरीले बायोटॉक्सिन मिलते हुए दिखाई देंगे। ग्रुपर्स, बराकुडा, मोरे ईल, स्टर्जन, सी बास, रेड स्नैपर, एम्बर जैक, मैकेरल, पैटर फिश, सर्जन फिश, ट्रिगर फिश जैसी कुछ मछलियां विषाक्तता का कारण बन सकती है। अब इन सारी मछलियों का नाम महत्वपूर्ण है। किसी भी मछली को देके आपसे पूछ सकता है और एक अलग मछली का नाम देके कि इनमें से कौन सी विषाक्त नहीं है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। कुछ मेढक भी जहरीले होते हैं। जहरीले मेढक क्या करते हैं, अपनी त्वचा में एल्कलाइड जैसे विषाक्त पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं, भंडारण करते हैं, जिसकी वजह से विषैले हो जाते हैं। इसलिए अगर उसको आप छू भी देते हैं तो भी आपके लिए वो हानिकारक हो जाते हैं। आमतौर पर पाइजन डॉट मेढक जो है इनको कहा जाता है। इसलिए विकल्प आपका सी सही था, तीनों ही विषाक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन, उपर्युक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है काजू, पपीता और रक्तचंदन के बारे में। तो देखिए, काजू, पपीता और रक्तचंदन तीनों की अगर बात करेंगे, पूछा जा रहा है क्या कि कितने वास्तव में भारत के देशी वृक्ष हैं जिसकी जो ओरिजिन है वो भारत में ही है। तो काजू की अगर बात करें तो काजू की ओरिजिन भारत में नहीं है।
काजू की ओरिजिन 1558 में ब्राजील में थी। पपीते की बात करेंगे तो पपीते की दक्षिणी मैक्सिको में, कोस्टारिका में है, पपीते के भी नहीं है। रक्त चंदन की जहां तक बात है तो भारत में पूर्वी घाट में आपको रक्त चंदन की ओरिजिन दिखाई देती है। तो केवल ये सही है, ये और ये गलत है। कितने यहां भी पूछा जा रहा है तो केवल एक होगा, तीसरा वाला रक्त चंदन। तो केवल एक आपका विकल्प ए में है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए काजू, जिसको कि एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ये ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थानिक है। काजू की खोज 1558 के आसपास ब्राजील में यूरोपियों ने की थी। पुर्तगाली लगभग 1560 के आसपास इसको गोवा में लेके आए थे। गोवा का जो काजू है जीआई टैग भी उसको मिला है, इसलिए भारत का स्थानिक नहीं है। भारत में ये कहाँ आया, पुर्तगालियों ने इनको लेकर, यहाँ पर पुर्तगालियों को लेकर आने का श्रेय है। पपीते की खेती की बात कर ले तो दक्षिणी मैक्सिको और कोस्टारिका में होती है, स्थानिक वहां का ये है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसके उत्पादन को डोमिनिकन गणराज्य और पनामा में भी देखा गया, और भारत का स्थानिक ये नहीं है। रक्त चंदन की जहां तक बात है तो ये भारत का स्थानिक है, केवल पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में इसे देखा जा सकता है, इसलिए आपका ये विकल्प सही था। तो रक्त चंदन ही एकमात्र इसमें भारत का स्थानिक है। अगला है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। इन कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए यहां पर दोनों जो कथन है, इसको जब आप देखेंगे तो इन दोनों कथनों के बाद, दोनों कथनों को पहले तो ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, विचार करिए, फिर आप विकल्प पर आइए। पहले विकल्प पर आने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प क्या कह रहा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया। तो बिल्कुल रखा गया है। आपका दायित्व बनता है कि आप इसमें पीड़क जंतु की जो श्रेणी है उसको जाकर देखें, चेक करें, उसमें कौन कौन सम्मिलित है उस पर एक नजर डालें। दूसरा कथन कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो ये कथन क्या सही है? तो देखिए ये कथन आप सही आपका नहीं है। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। इस लिहाज से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका सी सही होगा। तो 21वें की व्याख्या देखते हैं। तो पटरोपस गिंगेटस, जिसे आमतौर पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की चमगादड़ की क्या है? प्रजाति है। ये देख रहे हैं ना आप, चमगादड़ की प्रजाति है। और पटरोपस गिंगेटस को फलों के खेतों के प्रति अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण जाना जाता है, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पीड़क जंतु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए ये जो फल की खेती है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको पीड़क जंतु के रूप में जाना जा रहा है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की अगर बात कर ले, ये देखिए यहां पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया में चमगादड़ों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसका जो देख रहे हैं, इसका जो पर है, पंख है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबे इसके पंख है। तो दुनिया के सबसे बड़े जो चमगादड़ों की प्रजाति है उसमें यह सम्मिलित है। आहार में कीटों के साथ साथ फलों को भी ये शामिल करते हैं, जिसमें रस और मकरंद युक्त फूल भी शामिल हैं। इनका पसंदीदा फल क्या है? अंजीर बहुत मन से ये लोग खाते हैं, लेकिन यह जंतु आम, अमरूद, केले और विभिन्न खेती वाले फलों का भी सेवन करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस लिहाज से आपका विकल्प सी सही था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों, मशरूमों में औषधीय गुण है, पहला कह रहा है। दूसरा है, कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। तीसरा कह रहा है, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। और चौथा कह रहा है, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील या बायोल्यूमिनिसेंट गुण होते हैं। अब इसमें से बताना है कितने। देखिए यहां भी पूछ रहा है कितने, मतलब नंबर्स पूछ रहा है, कितने कथन सही हैं। देखिए सारे कथनों पर अगर आप विचार करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो सही विकल्प है वो क्या है? तो ये सारे के सारे ही, सभी चारों ये कथन आपके सही हैं। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए मशरूम जीवाणुरोधी प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करते हैं। ये जैव सक्रिय यौगिकों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके गुणों के परिणाम स्वरूप मशरूम के अर्क का उपयोग मानव स्वास्थ्य में वृद्धि करने, आहार के पूरक के रूप में किया जाता है। इसलिए कथन एक आपका क्या कह रहा था? मशरूमों में औषधीय गुण होता है, तो बिल्कुल सही है ये आपका पहला कथन। इसके बाद अगर दूसरे कथन की बात करें तो मैजिक मशरूम यानी साइको एक्टिव कवक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, विश्व के कई अन्य हिस्सों में उगाए जाते हैं, इनमें साइलोसाइबिन और साइलोसिन पाए जाते हैं, जो कि मति भ्रमकारी श्रेणी एक को के अंतर्गत आते हैं, नियंत्रित पदार्थ होते हैं, कंट्रोल्ड पदार्थ के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए कथन 2 भी सही है। कथन 2 आपका क्या कह रहा था? कथन 2 कह रहा था, कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी यानी साइको एक्टिव गुण होते हैं। तो साइको एक्टिव गुण वाले भी यहाँ पर आपको
मैजिक मशरूम आपने देख लिए। इसके अलावा कवक कीट की तरह विकसित होने और अनुकूल करने में सक्षम जीव होते हैं। विगत कुछ वर्षों में कई सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रति कीटों ने प्रतिरोधकता विकसित की है। परजीवी और मेजबान परभक्षी के बीच किसी भी अन्य संबंध की तरह कवक आधारित बायोपेस्टिसाइड जैव कीटनाशक में किसी भी अनुकूलन के साथ विकसित होने की क्षमता होती है। ये मनुष्यों और अन्य वन्य जीवों के लिए भी गैर विषैले होते हैं, इसलिए तीसरा भी कथन आपका सही था। और पूर्वोत्तर भारतीय वनों में एक मशरूम प्रलेखन परियोजना ने न केवल कवक की 600 किस्मों के बारे में सूचित किया है, बल्कि एक नई बायोल्यूमिनिसेंट या जैव संदीप्तिशील गुण वाले मशरूम की किस्म की खोज भी की है, जो कि आपका चौथा कथन था, इसलिए चौथा भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा है, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपरोक्त में से कितने, यहां भी कितने हैं, कितने कथन सही हैं? तो यहां पर देखिए, अगर सभी कथनों पर आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो सभी तीन यहां पर विकल्प सी सही होगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। देखिए, हाइपर थर्माफिलिक सुपर हीट लविंग बैक्टीरिया और आर्किया उच्च तापमान वाले वातावरण में पाए जाते हैं, पहला कथन सही हो गया। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जीवमंडल के हर भाग में रहते हैं और उनमें से कुछ कम तापमान यानी हिमांक बिंदु से भी नीचे उस पर भी डेवलप करने में सक्षम होते हैं, इसलिए आपका समुद्र या ऊंचे पहाड़ों में भी रहते हैं, तो दूसरा कथन भी सही हो गया। इसके अलावा एसिडोफिल्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में भी अपनी वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। इसके प्रकार भी दो हैं। अत्यधिक एसिडोफिल्स जीव पीएच मान 3 से भी कम वाले वातावरण में रह सकते हैं, जो कि आपका अगला कथन था। मध्यम एसिडोफिल्स वाले जीव 3 से 5 के बीच में रह सकते हैं, तो तीसरा कथन भी आपका सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? मत्स्यन मार्जार, फिशिंग कैट, औरंग उटैन, उदबिलाव, स्लॉथ बियर। तो इन चारों, पहले तो आपको क्या करना है, इन सभी जितने भी विकल्प हैं इनको सर्च करिए, इनके बारे में पढ़िए, इसके अलावा जो जानकारी है उसको भी हासिल करिए, ताकि इसमें व्याख्या के साथ साथ आप अपने से भी जो जानकारी हासिल कर सकते हैं उसके माध्यम से इसको रिच बनाइए। तो देखिए, यहां पर औरंगउटैन जो है ये आपका सही विकल्प होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शोधकर्ताओं ने औरंगुटैन को वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी के औजार के रूप में उपयोग करते हुए देखा गया है। इनको देख सकते हैं आप, ये लकड़ी के नीचे बैठे हुए हैं और ये क्या करते हैं, इनको खुरचते हैं, उसके औजार के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए विकल्प भी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों या बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तीसरा, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। अब इन तीनों कथनों को आप ध्यान से देखिए। अब इसमें से भी बताना है कि कितने कथन सही हैं, और मैंने यहां भी पूछा गया है, तो यहां पर क्या सही है। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे कि कथन पर विचार करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पहला कथन, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य के चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, सही है। दूसरे कथन की अगर बात करें तो दूसरा कथन भी आपका सही है, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में भी बदल देते हैं, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। इस लिहाज से यहां पर कितने कथन सही हो गए, पहला और दूसरा, यानी केवल दो, और केवल दो विकल्प आपका है बी। तो 25वें का आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्याख्या को देखिए। तो देखिए, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली जो होती है, इसमें जैव निस्यंदकों को बायोफिल्टर की भूमिका के रूप में अगर देखें तो जो बायोफिल्टर मत्स्य प्रोटीन अपचय और ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उप उत्पादों को हटाने का कार्य करते हैं, इसलिए पहला सही है। और सामान्यतः मत्स्य प्रोटीन अपचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पादित अमोनिया के स्तर को नियंत्रित भी करते हैं, उस अमोनिया के लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, और बायोफिल्टर का उपयोग इसके लिए वो करते हैं। बायोफिल्टर के उपयोग के माध्यम से एक्वेरियम प्रणाली से अमोनिया को हटा दिया जाता है। बायोफिल्टर एक अधस्तर या सबस्ट्रेट प्रदान करता है जिस पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया का सेवन करते हैं और नाइट्राइट का उत्पादन करते हैं, जो मत्स्य के लिए विषैला भी होता है। बायोफिल्टर में अन्य नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट का उपभोग करते हैं और नाइट्रेट का उत्पादन करते हैं, इसलिए दूसरा भी सही था।
बायोफिल्टर सिस्टम संश्लिष्ट जल से नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस और अमोनियम आयनों की सांद्रता को कम करता है, इसलिए कथन 3 भी आपका सही नहीं हुआ और पहला और दूसरा सही हुआ, इसलिए विकल्प आपका इसमें से सही हुआ। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हुए दृष्टि आईएएस के इस कोर्स से आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें आपको 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं मिल रही हैं, असीमित बार देखने की सुविधा मिल रही है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है और इसके लिए आपको हिंदी माध्यम का चुनाव करते हुए सारी विशेषताओं का लाभ आप उठा सकते हैं। 87501 नंबर पर कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। दूसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? यहाँ पर दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आप सही उत्तर का चुनाव स्वयं करें। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही हैं, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए जो भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002 है, नागोया प्रोटोकॉल से निकटतम रूप से यह संबद्ध है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैविक विविधता अभिसमय सीबीडी के प्रावधानों को लागू करना। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41(1) के तहत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा, इसलिए पहला कथन सही है। बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर यानी पीबीआर तैयार करना है। बीएमसी पीबीआर में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होगा। जन जैव विविधता रजिस्टर, जिसको पीबीआर कहा जाता है, तैयार करने के अतिरिक्त बीएमसी अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित के लिए भी जिम्मेदार होगा। किस चीज के लिए? तो जैविक संसाधनों के संरक्षण में, सतत उपयोग एवं पहुंच तथा लाभ को साझा करने में, वाणिज्यिक एवं अनुसंधान उद्देश्यों हेतु जैविक संसाधनों और संबंध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का विनियमन करने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। बीएमसी जैविक संसाधनों तक पहुंच और प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण, उसका संग्रह शुल्क का विवरण, प्राप्त लाभों का विवरण और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उनके साझाकरण के तरीके के बारे में जानकारी देने वाला एक रजिस्टर भी बनाए रखेगा। उस रजिस्टर में इन सारे चीजों की जानकारी मिलेगी, अतः कथन 2 आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। इन तीनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए। तो देखिए इसका सही जवाब जब आप देखेंगे तो वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में, अब देखिए यहां पर कितने नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर कौन सा पूछा जा रहा है या कौन से पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको 1 2 3 4 में से बताना है, 4 तो है नहीं, 3 है। तो दूसरा जो है आपका कथन सही हो जाता है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, तो ये सही नहीं है। इसमें दूसरा आपका सही है, तो केवल 2 यहां पर बी विकल्प आपका सही होगा। इसकी व्याख्या पक्ष को हम देख लेते हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। परंतु वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति नहीं है। इसका मतलब कि वो सरकारी संपत्ति बाघों को मान रहा है, लेकिन एकमात्र संपत्ति ये कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जब किसी जानवर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो उसे उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हो या संरक्षित क्षेत्र के बाहर हो, इसलिए कथन 2 भी आपका सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(a) के अनुसार यदि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट है कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई भी जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक अब हो गया है, मान लीजिए वो नुकसान पहुंचाने लगा या इतना
विकलांग हो गया है या मृत प्राय हो गया है कि ठीक ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो लिखित आदेश देगा और उसका कारण भी बताएगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है। अब उसके कारण को भी बताना होगा, बशर्ते कि किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन इस चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा कि या तो मृतप्राय हो चुका है या किसी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि मारना उसके लिए जरूरी है, या पकड़ा नहीं जा सकता है, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जानवर का जंगल में पुनर्वास नहीं किया जा पाने की कंडीशन में लिखित रूप से इस प्रकार उसको ये आदेश दिया जा सकता है कि उसको मारा जा सकता है। खंड ए के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक जानवर को पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जैसा भी मामला हो तो इस तरह से किया जाएगा कि उक्त जानवर को न्यूनतम आघात पहुंचे, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब ध्यान से आप इस सभी विकल्प को देखिएगा, तभी इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःश्रमण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष कवची, मृदु कवची, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या होगा, डी विकल्प होगा। जैसे वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, उसी तरह से अगर आप देखें तो आर्द्र भूमियां जो होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वो भी गुर्दे की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं वो भारी धातु और पोषकों के अधिक को क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या क्या है, आर्द्र भूमि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे गुर्दा क्या होता है, वो फिल्टर की तरह काम करता है, तो ये भी क्या करते हैं, फिल्टर की तरह ही काम करते हैं। जो भी अवसाद होता है उसको ये ट्रैप करते हैं और प्रदूषकों को हटाते हैं और जल को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये अपशिष्टों को अवशोषित करके पृथ्वी के गुर्दे के रूप में कार्य करते हैं। एक प्रकार से भारी धातुओं और पोषकों के जो एक्सेस है उनको ये अवशोषित करते हैं और ये वेटलैंड्स जो होते हैं अपरदन को भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। पहला फर्न, दूसरा लाइकेन, तीसरा मांस, चौथा छत्रक। अब इसमें से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको यहां पर जवाब देना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से, तो देखिए यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। मृदा विहीन मतलब जहां मिट्टी नहीं होगी, तो वहां पर ऐसी दशा में जहां पर मिट्टी नहीं होगी तो वहां पर फर्न नहीं होगा, लाइकेन हो सकता है, और साथ ही साथ मांस की बात करें तो मांस भी हो सकता है, मशरूम नहीं हो सकता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, दूसरा और तीसरा सी विकल्प आपका सही होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो मृदा विहीन कंडीशन में भी हो सकती है। लाइकेन समेत मांस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर भी उग जाते हैं। इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना होती है और इनका पारिस्थितिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस भी होता है, क्योंकि चट्टानों को ये अपघटित किया या अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया इन्होंने, ये इनका रोल है। और चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार यह मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। वहीं लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन क्या होता है, एक मिश्रित जीव होता है जिसमें कि दो अलग अलग जीव, जिसमें कि कवक और शैवाल। कई बार यह प्रश्न सामान्य परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि लाइकेन किसका किसका मिश्रित है, तो कवक और शैवाल के बीच एक पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है, उसका परिणाम लाइकेन होते हैं। और लाइकेन यह भी डिनोट करता है, कहीं पर अगर प्रदूषण बढ़ता है तो प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन नहीं उगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में भी लाइकेन काम करते हैं। मशरूम मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्षों के ठूठों पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, इसलिए विकल्प सी आपका यहाँ पर सही था। ध्यान रखेंगे इन सभी तथ्यों को। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कॉपीपोड, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा डायटम, चौथा फोरेमिनीफेरा। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। अब इसमें से प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से हैं इसको आपको बताना है। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो कॉपीकोड नहीं है, साइनोबैक्टीरिया प्राथमिक उत्पादक है, इसके अलावा डायटम भी है,
फोरामिनिफेरा नहीं है, तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा, तो विकल्प आपका बी सही होगा। तो यहाँ पर तीसरे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी विकल्प सही होगा। तो देखिए, अगर हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु और शैवाल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश होगा, जैसे कि जीवाणु और शैवाल होंगे, ये क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश पाएंगे तो उसके प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपना भोजन खुद बना लेंगे, स्वपोषी होंगे या प्राथमिक उत्पादक भी कहे जाते हैं। अब महासागरों की आहार श्रृंखला की अगर बात करेंगे, पादप लवक इसमें प्रमुख उत्पादक होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको नीली हरी शैवाल के रूप में जानते हैं, और डायटम ये होता है। क्लोरोफिल की जब प्रेजेंस होगी, उपस्थिति होगी, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। वहीं कॉपीकोट तथा फोरामिनिफेरा की बात करें तो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, अतः विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है, यहां पर क्या पूछा था आपसे, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। फोरामिनिफेरा जो है वो आपका सही उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, इसलिए ये सही नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। चाहक, जिसको हेजहॉग भी कहते हैं, शैल मूषक मार्मॉट कहते हैं, वज्रशल्क पेंगोलिन कहते हैं। अब ये पूछ रहा है, इन तीनों में से उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है। अब इसमें से अगर कोई दूसरा जो खाने वाला इनको है, तो उनसे बचने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने खुद के शरीर को ही लपेट लेते हैं, अपने सुभेद्य अंगों की से उनकी रक्षा करते हैं। तो इसमें क्या क्या सही होगा, तो इसमें सही विकल्प आपका है पहला चाहक और वज्रशल्क, तीसरा शैल मूषक नहीं होगा, मार्मॉट नहीं होगा। व्याख्या को देखते हैं, तो इस लिहाज से आपका होगा डी विकल्प, पहला और तीसरा। हेजहॉग और वज्रशल्क पेंगोलिन ये ऐसे जीव हैं, देखिए यहाँ पर ये हेजहॉग दिख रहा है आपको, और पेंगोलिन यहाँ पर ये दिख रहा है। ये परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए क्या करते हैं, खुद को लपेट कर अपने की रक्षा करते हैं, अपने को लपेट कर गोल बना लेंगे। हेजहॉग एक छोटा स्तनपाई है, ये आप देखे होंगे कई बार, और पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपाई है। इसका मतलब शल्क है इसके शरीर पर, ऐसा स्तनधारी जिसके शरीर पर शल्क पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शल्क क्या होता है, और शल्क और अस्थि क्या, इसमें क्या रिलेशन होता है। विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, और उनमें से 2 चीनी पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन ये भारत में भी पाई जाती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। यह अधिकतर क्या है, पूर्वोत्तर भारत में देखी जा सकती है। वहीं शैल मूषक की बात करें, मार्मॉट की बात करें, तो गिलहरी परिवार के सबसे भारी सदस्य हैं, जो गर्मियों के दौरान ही सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है। अशल्क मीन, कैटफिश, अष्टभुज, ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर या हवासिल पेलिकन। अब बताना है इनमें से कौन सा जीव जो है वो क्या है, फिल्टर फीडर है। तो फिल्टर फीडर इसमें से है आपका विकल्प सी, ऑयस्टर। यहां पर देखिए व्याख्या पक्ष को, ऑयस्टर की बात करें अगर, फिल्टर फीडर क्या होता है, तो ऐसे जीव होते हैं, जैसे बड़ी सीपी आप देखे होंगे या बेलन व्हेल देखे होंगे, जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छान देते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सीप या ऑयस्टर क्या है, एक प्राकृतिक फिल्टर फीडर है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा, चित्र में आप इसको देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो उनके गलफड़े होते हैं अपने, उसी के माध्यम से पानी को पंप करते हैं और भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्व और जो निलंबित पोषक तत्व को ले लेंगे, और जो निलंबित तलछट होंगे, रासायनिक संदूषक होंगे, उनको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे, और ये जल को साफ करने में भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसलिए विकल्प आपका सी सही था। अगला प्रश्न है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, इसमें सही होगा आपका, यह 2 जिलों में विस्तृत है, चलिए ठीक है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से एक है, यह भी सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो गया, तो आपका विकल्प सी सही हो गया। व्याख्या पक्ष को देखते हैं, तो देखिए अगर इसकी बात करें मरु राष्ट्रीय उद्यान की, तो राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर इसका विस्तार है, और भारत सरकार द्वारा 1980-81 में इसको स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है और शेष 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंतर्गत
आता है। यहाँ पर इन दोनों जिलों में इसका विस्तार है, तो आप देख लें। यह उष्ण, शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ यहाँ पर वर्षा कम होती है। ये दोनों जगह जो होती है वो रेगिस्तानी जगहें हैं। यहाँ पर मानव जनसंख्या भी देखेंगे तो घनत्व काफी कम है, 4 से 5 प्रति व्यक्ति किलोमीटर ही आपको दिखाई देंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति गोडावन, जिसको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, उसका ये प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, जो कि राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में भी इसको घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? विकल्प आपके सामने है, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम या सुंदरबन। तो देखिए, इसमें से पूछा जा रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये इसका विकल्प आपका होगा सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। ये विकल्प आपका सही है। अब देखिए, आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो कार्बेट के पास 821.99 वर्ग किलोमीटर है, रणथंभौर के पास 1113.364 वर्ग किलोमीटर है, वहीं नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात करेंगे तो 2595.72 वर्ग किलोमीटर है, वहीं सुंदरबन में 1699.62 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसकी अवस्थिति किस राज्य में है। जल्दी से कमेंट करें और सही जवाब दें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि हमारा इसका दूसरा खंड हम लेकर जल्दी ही आएंगे। उस खंड में शेष प्रश्न सम्मिलित होंगे। आज के इस खंड में इतने ही प्रश्न थे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह सूचना है, आईएएस प्रीलिम्स 2025 में सामान्य अध्ययन को अपना अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो इसमें दृष्टि आईएएस के साथ आप जुड़ें, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने पर आपको मिलेगी 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार देखने की सुविधा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। हिंदी माध्यम के लिए ये काफी लाभान्वित हो सकते हैं आप इससे। साथ ही साथ 8750187501 नंबर पर कॉल करके इससे संबंधित जानकारी को आप हासिल भी कर सकते हैं। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरे खंड को लाने से पहले यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए तो आप उसका जवाब दें। साथ ही साथ आपको अगर और कुछ जानना है, कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पेन होगा, उसका जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। पीडीएफ के लिए आपको शुरू में ही बताया गया कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसके माध्यम से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।